48 घंटे तक ईरान के भारी पड़ने के बाद आज युद्ध भूमि का दृश्य बदल गया है। इजराइल के घातक इंतकाम ने ईरान में आज भारी तबाही मचाई है। कल देर रात ईरान ने इजराइल पर 40 ड्रोन हमले किए थे, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने सभी 40 ड्रोन मार गिराए। उसके बाद आज सुबह से इजराइल ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कुछ देर पहले तेहरान में खामनेई दरगाह के पास हवाई हमले किए गए हैं। यहां खामनेई परिवार के लोगों की कब्रगाह है। इसके अलावा मशहर बंदरगाह को इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर है। आज ही इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। शिराज शहर में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। आज इजराइल की ओर से चुन चुन कर उन जगहों को ठिकाना बनाया गया जो सामरिक रूप से ईरान के लिए बेहद अहम जगह थे। आज के हमलों में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर घातक पलटवार किया है। इजराइल ईरान युद्ध का आज 9वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ दोनों ओर से बारूदी प्रहार और प्रचंड हो रहा है। आलम यह है कि पश्चिम एशिया के इन दोनों देशों में बारूदी कोहराम चरम पर है। इसका खूनी अंजाम भी दुनिया देख रही है। दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी बन चुकी हैं। एक ओर यहूदी देश इजराइल और दूसरी ओर शिया मुस्लिम मुल्क ईरान, दोनों ही एक दूसरे के वजूद के दुश्मन बन गए हैं। खासकर इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अपने अस्तित्व के लिए खतरा दिखाई देता है। ऐसे में वो ईरान को परमाणु मुक्त करने के अभियान में जुटा हुआ है। बीते 9 दिन में इजरायली सेना ने कैसे ईरान के एटॉमी ठिकानों पर आघात किया, उसकी एक छोटी सी झांकी आपको दिखाते हैं। फिर आज के सबसे नए हमले का मंजर भी सामने रखेंगे। इजराइल चुन चुनकर ईरान के उन ठिकानों को बर्बाद करने में जुटा है जहां उसे परमाणु बम के साजो सामान होने का अंदेशा है। ऐसे में इजरायली सेना ने एक बार फिर ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र को निशाना बनाया है। ईरान के इस्फहान प्रांत में एटमी ठिकाने समेत कई और इलाकों में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इजराइल का लक्ष्य ईरान को चौतरफा नुकसान पहुंचाना है। ऐसे में इस मुल्क के परमाणु प्रयोगशालाओं को हिट करने के साथ उन सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है जहां ईरान के हथियार गोदाम हैं, जहां से ईरानी सेना इजराइल पर मिसाइल हमले कर रही है, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इजराइल अपने ऑपरेशन के दौरान ईरान के दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ हमले कर रहा है। दिल यानी इजराइल के परमाणु ठिकाने और दिमाग यानी परमाणु वैज्ञानिक। इजरायली सेना ने वहीं अब तक ईरान के टॉप 10 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है और इतना ही नहीं, ईरान के बड़े सैन्य कमांडर भी इजराइल के टारगेट पर हैं। एक ही दिन में इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के 2 बड़े कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के कोम शहर के एक अपार्टमेंट पर इजरायली एयर स्ट्राइक में कमांडर सईद इजादी की मौत हो गई, तो पश्चिमी तेहरान पर बमबारी में बहनाम शहरियार नाम का कमांडर मारा गया। इन दोनों कमांडरों का अंत ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है और इजराइल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी, उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। आईडीएफ के मुताबिक सईद इजादी ईरान के कुद्स फोर्स के फिलिस्तीन कोर का कमांडर था। इजादी वो शख्स था जो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC में कोऑर्डिनेशन का काम देखता था। इजराइल का आरोप है कि इजादी 7 अक्टूबर 2023 के हमले के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में शामिल था। आपको याद दिला दें कि हमास के उस हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे। उसी के बाद इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा जंग का आगाज किया, जो आज भी जारी है। इजरायली हमले में मारा गया दूसरा कमांडर बहनाम शहरयारी भी IRGC के विदेशी हथियार शाखा से जुड़ा हुआ था, जो मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी संगठन फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती तक हथियारों की सप्लाई करता था। इजरायली सेना के मुताबिक शहरयारी के जरिए ही ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती तक रॉकेट और मिसाइल जैसे हथियार पहुंचाता था। इजराइल ये दावा करता है कि ईरान के सारे परमाणु ठिकाने उसकी जद में हैं, लेकिन सच ये है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की किलेबंदी ऐसी है कि अकेले इजराइल उसे रत्ती भर नुकसान
नहीं पहुंचा सकता। फोर्डो परमाणु केंद्र पहाड़ी इलाके में जमीन से करीब 80 मीटर नीचे है। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम रखे होने की आशंका है, लेकिन इसकी किलेबंदी ऐसी कि इस ठिकाने को तबाह करना इजराइल के लिए नामुमकिन जैसा है। इसे तबाह करने वाला इकलौता हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है और वो है B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम GBU-57 का इस्तेमाल, जो कंक्रीट, पहाड़, मिट्टी के नीचे 61 मीटर सुराख कर धमाके करता है। हालांकि फोर्डो में 80 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना है। ऐसे में इसे तबाह करने के लिए अमेरिका को एक साथ कई बंकर बस्टर दागने होंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है, क्योंकि ये संभव तब होगा जब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा। लेकिन इस पर अभी ट्रंप अंतिम फैसला लेने से हिचक रहे हैं। ऐसे में अब खबर यह भी है कि इजराइल अकेले ही ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर धावा बोलने की तैयारी में है। यह काम इजरायली एयरफोर्स की यूनिट 5101 शालदाग यूनिट के कमांडोज कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में ऑपरेशन मैनीवेज के दौरान सीरिया के मस्याफ में ईरान के मिसाइल गोदाम को ध्वस्त किया। शालदाग यूनिट के करीब 200 कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर 600 किलो विस्फोटकों से सब कुछ उड़ा दिया था। साथ ही ढेर सारे खुफिया दस्तावेज भी ले आए थे, वो भी बिना एक भी सैनिक खोए। यह ऑपरेशन फोर्डो के लिए एक रोड मैप हो सकता है। हालांकि फोर्डो को निशाना बनाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ईरान के हालात सीरिया जैसे नहीं हैं। ईरान का फोर्डो इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक हेलीकॉप्टर या C-130 विमान भेजने के लिए हवा में ईंधन भरना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बड़ा रिस्क है। फोर्डो के आसपास भारी जमीनी और हवाई सुरक्षा है, जो किसी भी कमांडो को आसानी से घुसने नहीं देगी। फोर्डो की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के कमांडो को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फोर्डो के सेंट्रीफ्यूज को उड़ाने के लिए ढेर सारा बारूद चाहिए और इस दौरान इजरायली सैनिकों की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो यह इजराइल और ईरान के बीच और खतरनाक जंग छेड़ सकता है। ईरान के बाकी सहयोगी भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से इजरायली कमांडो ने 1976 में युगांडा के एंटेबे में अपने 102 बंधुकों को छुड़ाया था, तब जिस जाबाजी का परिचय इजराइल के सायरेट मटकाल कमांडो ने दिया था, क्या उसी तरह से अब की बार शालदाग कमांडो भी फोर्डो को तबाह कर पाएंगे? ये कमांडो यूनिट क्या है जिसके ईरान में दाखिल होते कहर मचाने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में देते हैं जानकारी। यूनिट 5101 शालदाग इजरायली वायुसेना की टियर 1 कमांडो यूनिट है। इसे IDF के सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट में से एक माना जाता है। शालदाग के ज्यादातर ऑपरेशन बेहद गोपनीय होते हैं और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। इस कमांडो यूनिट का गठन योम किप्पुर युद्ध से मिले सबक के नतीजे के रूप में 1974 में हुआ था। इस इकाई का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी करता है। ये कमांडो यूनिट गुप्त ऑपरेशन, खोज और बचाव, युद्ध, लंबी दूरी की पैठ, सैन्य खुफिया ऑपरेशन, विशेष ऑपरेशन और दुश्मन के इलाके के भीतर विशेष अभियानों में माहिर है। ईरान में इजराइल के कहर से कोहराम मचा है। ऐसे में लोग पड़ोसी मुल्क तुर्की की तरफ भाग रहे हैं। आलम यह है कि तुर्की के सरहदी इलाकों में ईरान से आए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। ईरान से सटा ये तुर्की का दोगु बेयाजिद शहर है, जहां हर रोज बहुत बड़ी तादाद में ईरानी शरणार्थी पहुंच रहे हैं। ईरान में इन दिनों हर रोज इजरायली बमबारी कर रहा है। इस बमबारी में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घायल हैं। ऐसे में अब लोग जान माल की हिफाजत में अपनों के साथ तुर्की में पनाह ले रहे हैं। एक तरफ मजहब के नाम पर तुर्की की सरकार और आवाम ईरान के लोगों की हिमायत में खड़ी है, दूसरी ओर ईरानी शरणार्थियों के बोझ से तुर्की के सरहदी इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तुर्की के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर ईरान के लोगों की मौजूदगी से रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। We were already devastated from the last wave. Look at the markets. People are struggling.
If many come again, how will we manage? Where will they eat? Where will they stay? It's going to be very difficult. We're not ready. We can't even find work ourselves. If more people come, what happens next? Honestly, even we might have to leave. That's how serious this is. इजराइल के हमले के जवाब में ईरानी सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। तेल अवीव से हाइफा तक विध्वंस का कैसा मंजर पसरा है, अब वो दिखाते हैं। खुद इजराइल के मुताबिक ईरान ने अब तक 520 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसका असर जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आईडीएफ का दावा है कि ईरान की सिर्फ 5% मिसाइलें ही टारगेट को हिट करने में सफल रही हैं। बाकी मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही बेकार कर दिया। हालांकि जमीन पर तस्वीरें इस दावे से उलट नजर आ रही हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक हर दिशा में तबाही मची है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी जंगी सायरन बज रहे हैं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्शन में है, लेकिन उसे इसकी कीमत रोजाना 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है। यानी इजराइल को ईरानी हमले से बचाव में हर दिन करीब 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके पोर्ट सिटी हाइफा या फिर बिरशेवा जैसे शहरों जहां पर भारी तबाही और बर्बादी देखी जा सकती है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ डेथ वारंट निकाला है। उसकी ओर से हत्या का खुलेआम ऐलान हो चुका है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं और अब खबर है कि वहीं से उन्होंने अपने संभावित उत्तराधिकारी का नाम तय कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन 3 नामों में खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई का नाम शामिल नहीं है। मोज्तबा के IRGC और ईरान के मौलवियों से अच्छे रिश्ते हैं। माना यह जा रहा था कि सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद उनके बेटे मोज्तबा को कमान दी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के डर से सुप्रीम लीडर ने मोज्तबा का नाम आगे नहीं किया। हालांकि 86 साल के अयातुल्ला खामनेई ने जिन 3 लोगों को संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर नॉमिनेट किया है, उनके नाम को भी आधिकारिक तौर पर अभी गुप्त रखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नाम आने के साथ ही इजराइल उन्हें टारगेट ना करे। लेकिन जो 3 नाम चर्चा में हैं, उनमें एक अलीरेजा अराफी हैं, जो ईरान के एक बड़े मौलवी हैं, सुप्रीम लीडर के करीबी हैं। दूसरा नाम अयातुल्ला हाशिम हुसैनी बुशहरी का है, जो ईरान के मौलवी जमात के बड़े चेहरे हैं, विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान हैं। तीसरा नाम अली असगर हिजाजी का है, जिनके पास अभी ईरान के खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर की भूमिका निभा रहे अयातुल्ला खामनेई ने अपने मारे जाने की स्थिति के लिए ये संभावित नाम घोषित किए हैं। बीते 36 साल से खामनेई इस कुर्सी पर बैठे हैं और अब इजराइल उनके खून का प्यासा बना हुआ है। ईरान में सुप्रीम लीडर होने का मतलब क्या होता है, उसे समझाते हैं। सुप्रीम लीडर ईरान के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। खामनेई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अलावा दूसरी सैन्य इकाइयों के संचालन और नेतृत्व का अंतिम अधिकार रखते हैं। सुप्रीम लीडर का फरमान ईरान में अंतिम आदेश होता है। सुप्रीम लीडर के आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रपति से लेकर संसद, न्यायपालिका, सबको उनकी बात माननी पड़ती है। यही वजह है कि इजराइल सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर को मारना चाहता है। पिछले दिनों इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि खामनेई के खात्मे से ही युद्ध का अंत होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी वो उन्हें नहीं मारेंगे। इस तरह के बयान के जरिए इजराइल और अमेरिका अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। देर सवेर उनका मकसद खामनेई का खात्मा ही है, लिहाजा उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी कि खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी का नाम तय कर दिया है।
ईरान और इजराइल की भीषण जंग के बीच युद्ध विराम की कोशिश भी जारी है। इसी कड़ी में एक तरफ तुर्की के इस्तांबुल में 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक हुई है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शिरकत की, तो दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में E3 देश यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक की। करीब 3.5 घंटे चली इस मीटिंग में अराक्ची ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताया और एटम बम बनाने के आरोपों से साफ इनकार किया, जबकि इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर चोरी छिपे परमाणु बम बनाने का आरोप लगाया और ईरान के एटमी कार्यक्रम के खात्मे को इजराइल के वजूद के लिए जरूरी बताया है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान दोनों मुल्कों का हो रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अफसोस है कि दोनों ही एक दूसरे को युद्ध अपराध का मुजरिम करार देते हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए कोई भी मुल्क तैयार नजर नहीं आता। Iran's nuclear program is peaceful and has always been under the IAEA's safeguards and monitoring. Hence, armed attacks against safeguarded nuclear facilities by a regime which is not a party to any WMD treaties is a serious crime and violation of international law. We see here once again the results of the Iranian strategy. The Iranian regime is targeting deliberately civilian population centers. Therefore, you can see that a pure civilian area was hurt here, and specifically in that case a mosque. It's a war crime. This is clear because you cannot target, according to the international law, you cannot target civilian population centers. ईरान इजराइल जंग पर आज संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा हुई है। इस दौरान एक अजीब वाकया सामने आया, जब अमेरिकी प्रतिनिधि की जुबान फिसल गई और उन्होंने जंग के लिए इजराइल को कसूरवार ठहरा दिया। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपनी भूल भी सुधार ली। Israel's government has also spread chaos, terror and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror and suffering throughout the region. ईरान इजराइल की जंग के बीच एक बार फिर से साफ हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था नाकाम साबित हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के वजूद में होने के बावजूद युद्ध टल नहीं रहे। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा मंच बनकर रह गया है जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर सबसे नई बहस का नमूना देखिए, जहां ईरान और इजराइल दोनों ने खुद को बेगुनाह और एक दूसरे को गुनहगार बताया। Israeli strike or an assault on the global non-proliferation regime. Iran has long advocated for a nuclear weapon-free zone in the Middle East. Israel is the only possessor of undeclared nuclear weapon in the region. Mr. Iravani, you are not a victim. You are not even a diplomat. You are a wolf pretending to be a diplomat. Iran had already enriched uranium to near weapons grade levels. It cannot be denied. We saw the reports. आप जरा सोचिए, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में भी एक दूसरे को नीचा दिखाना है, गुनहगार साबित करना है और नतीजे के रूप में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है। उधर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है। अमेरिका हर मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ साई की तरह रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। जब इजराइल मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी में वीकेंड मना रहे हैं। न्यू जर्सी पहुंचने से पहले ट्रंप से ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सवाल हुए। ट्रंप ने ऐसा जवाब दिया जो इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। They really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब इजराइल ईरान के कथित परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर आमादा है।
लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के बिना इजराइल कुछ कर ही नहीं सकता है और अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ भी नहीं दे रहा। इजरायली अखबार द येरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री युद्ध के बीच अचानक अमेरिका दौरे पर गए। उनके साथ आईडीएफ चीफ, रक्षा मंत्री और सामरिक मामलों के मंत्री भी शामिल थे। अमेरिका की ओर से इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हिस्सा लिया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल के भविष्य को लेकर इतनी बड़ी बैठक हो रही थी तो ट्रंप कहां थे? ट्रंप कुछ बड़ा होने का ऐलान कर G7 का आधा कार्यक्रम छोड़कर अमेरिका वापस गए थे, वो इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए? दुनिया भले ही मौजूदा उथल पुथल में ट्रंप की भूमिका तलाश रही हो, लेकिन ट्रंप बेफिक्र हैं, खुद को शांति दूत बता रहे हैं, दुनिया को ट्रेड डील से वॉर खत्म करने का फॉर्मूला सुझा रहे हैं और इसी को आधार बनाकर ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज की इच्छा जाहिर की है। ट्रंप की इन हसरतों को हवा पानी देने के लिए पाकिस्तान फील्डिंग करने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर नोबेल पीस प्राइज मीम की बाढ़ लाने के जिम्मेदार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। Give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords. ट्रंप से नोबेल पुरस्कार पर सवाल एक अमेरिकी सांसद के सुझाव पर पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए और नोबेल प्राइज की जगह ट्रंप प्राइज नाम रखा जाना चाहिए। अमेरिकी सांसद को ये स्क्रिप्ट ट्रंप सोशल मीडिया थ्रेड पर पहले ही दे चुके थे। जो बातें उन्होंने न्यू जर्सी में कही, उस पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख चुके थे, जिसमें 6 बार ट्रंप ने नोबेल प्राइज का जिक्र किया था। एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट में खुद को शांति दूत की भूमिका में रखा। ट्रंप भले ही खुद को शांति दूत बताकर खुद की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन शांति के लिए नोबेल प्राइज की उनकी उम्मीदें काफी कम हैं। ट्रंप की इस नाउम्मीदी को पाकिस्तान हवा दे रहा है। शहबाज सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नोबेल कमेटी को ट्रंप के नाम का प्रस्ताव भेजा है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार खुद के सिर भारत पाकिस्तान सीज फायर का ताज रखा था। मई में ट्रंप ने 9 बार बयान देकर यही बात की थी और अब जून में 4थी बार वो सीज फायर कराने का बयान दे चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद की पीठ थपथपा चुके हैं। नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम भले ही पाकिस्तान सरकार के लेटर हेड से गया हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट सेना ने लिखी है, क्योंकि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ट्रंप के दावों को खारिज कर चुके हैं। खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले लें, 130 दफा ले लें। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के नमक का कर्ज चुका रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था। ये अलग बात है कि इस लंच की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई। फिलहाल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के साथ तस्वीर चाहिए। वो अमेरिका के ऐसे 5वें राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जिन्हें ये तमगा हासिल हो। साल 1901 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
थियोडोर रूजवेल्ट को ये पुरस्कार मिला। उन्होंने रूस जापान युद्ध खत्म करवाया था। साल 1921 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को शांति का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने संयुक्त संघ की स्थापना के लिए काम किया। साल 2002 में विश्व शांति के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को नोबेल प्राइज मिला था और साल 2009 में राष्ट्रपति रहते बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपतियों की इसी खास फहरिस्त में शामिल होने के लिए ट्रंप इतने बेताब हैं? अपने को शांति दूत स्थापित करने के लिए दूसरे देशों के सामरिक हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं? कहीं इजराइल ईरान युद्ध में कूदना और फिर पीछे हटना भी नोबेल पाने के प्लान का हिस्सा तो नहीं है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।